Hello everyone, hope you are doing very well. एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए लेसन 2 से हम लोग डिस्कस करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेसन 2 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पृथ्वी के इंटरनल पार्ट के बारे में ये अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। एनसीईआरटी का हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट हुआ है क्लास 7 का, आप जाके देख सकते हैं हमारे साइट पे विवेकानंद स्कूल ऑफ फ्री लर्निंग में। और साथ ही साथ ये ज्योग्राफी का ये लेसन 2 है और आज ही लेसन 2 हिस्ट्री का भी आएगा, तो आप बने रहें। आइए हम देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर इंटरनल पार्ट के बारे में जो डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कहता है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, एक ऐसी ग्रह है जो मूव कर रही है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन जो है लगातार हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क्स है कि पृथ्वी का आंतरिक पार्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। जिस तरह से आप प्याज को एक के ऊपर एक परत होती है, उसी तरह से पृथ्वी भी कहीं ना कहीं परत दर परत रूप में अनेक अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत, उसे परपट्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। अगर आप समुद्र में है तो 5 किलोमीटर और महाद्वीप में है तो 35 किलोमीटर तक ये परपट्टी होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। यानी मुख्य रूप से इसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम का आप इसे और कहते हैं, इसलिए इसे Cl कहते हैं। C फॉर सिल्का तथा L फॉर एल्यूमिना, Cl। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो Cl आपने समझ लिया, C फॉर सिल्का है ना, Cl, C फॉर सिल्का और L फॉर आप एल्यूमिनियम। ठीक है, C फॉर सिल्का, L फॉर एल्यूमिनियम, ये आपका परपट्टी में पाया जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। यानी महासागर जो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये इसकी परपट्टी महासागर में, वो बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। सीमे, सीमे जो है C से सिलिका हो गया, C से सिलिका हो गया और M से मैग्नीशियम हो गया। तो पहला हो गया Cl यानी नॉर्मल, जो 35 किलोमीटर का एरिया है जो महाद्वीपीय है, उसमें 35 किलोमीटर का जो एरिया में रहता है उसके पार्ट को Cl कहते हैं, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो आपका महाद्वीपीय पार्ट है, महाद्वीपीय पार्ट के अलावा जो पार्ट है यानी समुद्रीय पार्ट हो गया, जो 5 किलोमीटर का एरिया होता है, उसमें बेसिकली सिलिका एवं मैग्नीशियम पाई जाती है, जिसे सीमे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई परपट्टी की। परपट्टी के ठीक नीचे वाले जो एरिया है, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, उसे मेंटल कहा जाता है, जो 2900 किलोमीटर तक होता है। 2900 किलोमीटर तक होता है इसकी गहराई है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी रेडियस का, त्रिज्या का, वो लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ को सीखा। पहला है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर में सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम रहता है। दूसरा 5 किलोमीटर यानी महासागर वाला एरिया में, वहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। और तीसरा है ये जो 3500 किलोमीटर का जो त्रिज्या वाला जो क्षेत्र है, जिसे आप मेंटल कहते हैं, वहाँ पे लोहे एवं निकल पाए जाते हैं। यानी लोहा निकल कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम नीफे कहते हैं। नीफे मतलब निकेल, और एफ से फेरस हो गया, क्योंकि फेरस लोहे का को ही कहा जाता है। ठीक है, और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट ऊपर में जो छूटा है उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हम समझते हैं। तो पृथ्वी का ये आंतरिक संरचना है, ये आंतरिक क्रोड है। ठीक है, आंतरिक क्रोड में सबसे ऊपर में आपका स्थल मंडल हो गया, जिसमें परपट्टी आपको पाई जाती है। परपट्टी के थोड़ा अंदर आप जाते हैं तो मेंटल पाया जाता है, और मेंटल में आपका क्रोड मेंटल
जो पाया जाता है, शीमा है, वाह्य क्रोड है, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और मेंटल का आंतरिक क्रोड भी इसमें पाया जाता है। तो ये सारा आप पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में ये जानकारी ये फिगर के माध्यम से आप देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज एवं इंजीनियर 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं और इसे 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया है, क्योंकि आपको पता है सागर क्षेत्र में 5 किलोमीटर ही परपट्टी रहता है, ठीक है। अगर ये सागर क्षेत्र होता तो ये परपट्टी क्रॉस करके मेंटल में प्रवेश कर चुका होता, और ये आपका अफ्रीका में है और 35 किलोमीटर नॉर्मली आपका परपट्टी का क्षेत्र होता है। तो इसमें तेल की खोज वगैरह के लिए 6 किलोमीटर तक की गहराई हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। यानी आप समुद्र की जो सतह है वहाँ से 6000 किलोमीटर तक आप जब खोदेंगे तो आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। यानी ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच केंद्र होते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगभग 6300 वर्ग किलोमीटर में आपका यहाँ 6300 किलोमीटर आपका रेडियस होता है पृथ्वी का, लगभग 6300 समथिंग होता है। तो आप जब 6000 तक पहुँचेंगे तो केंद्र तक पहुँच सकते हैं। तो ये बात ही हो गई। एक यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी का हर पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ दिया रहता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये इसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है और 84% हिस्सा मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। यानी पृथ्वी का अगर 3 पार्ट हम कहते हैं कि परपट्टी हो गए, मेंटल हो गए, क्रोड हो गए, तो 84 सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो मेंटल का है और 15% हिस्सा जो है क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जैसे कि मैंने अभी बताया था 6371 किलोमीटर है। ये लगभग आप याद रखने के लिए 6300 किलोमीटर राउंड फिगर में याद रख सकते हैं, एक्चुअल में 6371 किलोमीटर है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो सेल एवं खनिज के बारे में बता रहा है। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो भी पृथ्वी जो बनी है तो वो कहीं ना कहीं पर्वत पठार से मिलके बनी है, परपट्टी से मिलके बनी है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहला जो सेल है आग्नेय सेल, जिसे इंग्लिश में इग्निशियस कहा जाता है। दूसरा सेल है अवसादी, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहा जाता है। और तीसरा है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल कहलाता है। आग्नेय सेल इग्निशियस, अवसादी सेल सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक सेल, यही 3 मुख्य रूप से सेल पृथ्वी को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। आग्नेय मतलब इग्निशियस सेल। जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा होकर कोई ठोस का निर्माण करता है तो उसे हम आग्नेय या इग्निशियस सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। ये इंटरनल यानी अंतःभेदी सेल हो गया, बहिर्भेदी सेल हो गया। ये 2 पार्ट है इनका सेल का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं। आप डिस्कवरी पे अक्सर देखते होंगे ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम को आप देख सकते हैं या जाके भी देख सकते हैं। ज्वालामुखी बहुत सारा सुस्त ज्वालामुखी भी है। इंडिया में एक वैरन द्वीप है, वहाँ पे ज्वालामुखी है। तो मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर बनने वाले इस सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए हम बेसाल्ट, दक्कन का पठार तो बेसिकली सारा उसी का पार्ट है, मैग्मा का ही पार्ट है, जो उसका मतलब विस्तार पूरा दक्कन का पठार का मैग्मा ने किया है, ठीक है। बेसाल्ट सेलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतःभेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दोनों रूप ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है और लाई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट का पत्थर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ तक बात करते हैं सेल लुढ़क्कर
चटकर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। वो दूसरा जो सेल होता है वो एक दूसरे से टकराकर टूट जाता है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। जैसा कि आपको बता दें, अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, यानी कि पहला हो गया अग्नेय इग्नीशियस सेल। वो बेसिकली क्या है कि वो जैसे ही ठंडा हुआ ठोस बन गया, वो अवसादी ये इग्नीशियस सेल हो गया। और अवसादी क्या होता है? अवसादी धीरे धीरे टच करके या टकरा के टूट कर एक जगह से दूसरी जगह हवा, जल या किसी भी रूप में पहुंच जाता है। यह अदृढ़ अवसाद दाबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार की सेल अवसादी सेल कहलाते हैं। यानी अवसादी सेल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, हवा या पानी के माध्यम से वहाँ जमा हो जाते हैं, अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दाने हो गए। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी काफ़ी दाब और समय की स्थिति के साथ ये अपने रूप को चेंज कर लेते हैं और जिसे हम कायंत्रित या मेटामॉर्फिक सेल के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा चिकनी मिट्टी, संगमरमर, ये सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर बनाने, इमारत बनाने, आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, देखिए बचपन में आप खेलते थे, ठीक है, स्टैपू वगैरह खेलते थे, 5 पत्थरों का गिट्टी लगा के, ये सारी चीज़ों से हम लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थर का बहुत सारा प्रयोग होता है, जैसे स्मारक वगैरह बनाने में प्रयोग होता है। जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर, यानी कहीं ना कहीं सफ़ेद संगमरमर क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, उससे मिलकर बना है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी इग्नीशियस से अवसादी यानी कि कायंत्रण होता है और मेटामॉर्फिक बनता है। तो ये तीनों चट्टानें जब आपस में चेंज होता है, इसे हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटकर वो क्या बनाता है? टूटकर वो अवसादी सेल का निर्माण करता है। अवसादी सेल का निर्माण करने के बाद ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय, मतलब ये एक तरह का चक्र है और चक्र में चलता रहता है। जैसा कि ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा मैग्मा से स्टार्ट हुआ, मैग्मा से अग्नेय सेल बना, अग्नेय से हमारा अवसादी सेल बना, कायंत्रित सेल बना, कायंत्रित सेल पुनः ये मैग्मा का रूप ले लेता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चक्र के रूप में काम करता है। ठीक है, इसे सेल चक्र कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ जो छूटा है उसको हम लोग ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिया है कि शब्दों की उत्पत्ति। जैसे इग्नीशियस, लैटिन शब्द इग्निस है जिसका अर्थ होता है अग्नि से। सेडिमेंट्री जिसका अर्थ, जो लैटिन शब्द है सेडिमेंट्स जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द है जिसका मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। यानी इग्निशियस अग्नि, सेडिमेंट्री स्थिर और मेटामॉर्फिक रूप परिवर्तन, ये सारी चीज़ें को बताता है। जीवाश्म जो है, जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। यानी जो सेल है, मेटामॉर्फिक हो, इग्निशियस हो, कायंत्रित, जो भी आपका है, उसमें जो मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष दबे हुए हैं उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीज़ है। इसके साथ ही आपको ये जानना है कि आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसका आप सूची बना सकते हैं और अभ्यास प्रश्न को देख सकते हैं। पृथ्वी की 3 अलग अलग परतों के बारे में है, जैसा आपका परपट्टी है,
मेंटल है, क्रोड है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। सेल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 3 प्रकार की सेल जो जो बताया गया है, मेटामॉर्फिक है, इग्निशियस है, उसके बाद अपसादी है। तो ये सारे चीज़ों को आपको बताना है। आप जैसे ही ये एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए इस लेसन को और इस क्वेश्चन को बनाने की आप कोशिश करें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। द्रवित मैग्मा में कौन सा अपसादी बनता है, कांतित बनता है, अग्नेय बनता है? अग्नेय बनता है, तो आपको इसमें देखना है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कौन सा है? क्रोड है, मेंटल है, परपट्टी है। परपट्टी में कितना परसेंट होता है, मेंटल में कितना होता है, क्रोड में कितना होता है? सबसे ज़्यादा 85% मेंटल में होता है। तो यह सारे क्वेश्चन ईजी वे में आपका बन सकते हैं एक बार जब आप ये क्वेश्चन को इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे। इसके साथ ही कौन कौन से चीज़ बनते हैं, जैसे आप लोहा है तो लोहा से कौन सा वस्तु का निर्माण होता है, आभूषण का निर्माण होता है? तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ मेरा एक प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आप हमारी पृथ्वी के अंदर के चैप्टर को अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और मैं हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।